नीतीश कुमार मैडम नौकरी दिए हैं, बेरोजगार लोग उधर भटक रहा है, लेकिन जो कि नौकरी दिए हैं, ब्लैक में झारखंड से दारू लाओ और 200 का दारू 600 में बेचो, कमाओ खाओ। नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं, आप बोल रहे पलायन। आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम से बीजेपी छेड़छाड़ करके चुनाव जीत रही है, तो बीजेपी का भी ये कहना है कि जिस स्टेट में आप जीतते हैं वहाँ तो ईवीएम पे इल्जाम नहीं लगाते और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम चिल्लाने लगते हैं। देखिए तेलंगाना में हमारा कांग्रेस का लाड़ था, कांग्रेस जहाँ रहा था देना चाहते हैं। युद्ध और लड़ाई में बस यही अंतर है कि युद्ध जो होता है वो रक्तपात के साथ होता है और जो बिना रक्तपात के साथ होता है वो राजनीति होता है। आप प्रशांत किशोरी जी जो है भाड़े के सैनिक लेके आए हैं और भाड़े के सैनिक से युद्ध नहीं जीता जाता है, ये बात क्लियर करना चाहते हैं। प्रशांत किशोरी जी जो वादा करते हैं, अभी उन्होंने वादा किया था कि हम जाति जनगणना। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप कांग्रेस की बात कीजिए। जी मैम, गद्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो एक न एक दिन पलट ही जाती है। तो इस बार बिहार में गद्दी पलटेगी? बिल्कुल पलटेगी, क्योंकि वो ईवीएम के बिना वो सरकार कहीं नहीं बना सकता है। आप लोगों को पता ही होगा हरियाणा में किस तरीके से भाजपा ने सरकार चोरी किया, झारखंड में चुनाव जीता दिया लेकिन महाराष्ट्र छीन लिया। यानी कि छोटे मोटे राज्य को हम लोगों को सौंप दिया जाता है और बड़ा से बड़ा राज्य चोरी करके अपने हाथों में अधीन कर लेता है। पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के आए थे क्या? छोड़िए, तो सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी से नहीं चलेगा, फैक्ट्री जरूरी है, कंपनी जरूरी है। जिस तरह सभी बिहार के युवाओं को बाहर न जाए, नौजवान अगर प्रोटेस्ट करने जाते हैं सीमा आवास पर तो पानी का छिड़काव करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, ठीक है कुछ सरकार ने नौकरियां दी है, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी सरकार निकम्मा हो सकती है, लेकिन कुछ सरकार अगर नौकरियां दी है तो उसको क्या करती है बहुत लंबे समय तक परेशान कर अभी बहुत सारी नौकरियां जो पेंडिंग में है। नीतीश कुमार जी खुद पागल हो गए हैं, ये पूरे बिहार के लोग को पता है ना, आपको भी पता होगा। पागल हो रहे आप नीतीश कुमार के चक्कर में हम लोग भी पागल हो रहे हैं। गर्मी में क्या जरूरी था, अगर नौकरी बहाली मिलता तो इतना करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ युवा पूरी तरह भरे हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक है और ये लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने को लेकर जमा हुए हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? ये भैया बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग रूनी सैदपुर विधानसभा से आए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, आपकी क्या मांग है सरकार से? हम लोग का मांग है सरकार से, बिहार सरकार से मुख्य रूप से, वो तो नीतीश कुमार जी खुद पागल हो गए हैं, ये पूरे बिहार के लोग को पता है ना, आपको भी पता होगा। पागल हो रहे आप नीतीश कुमार के चक्कर में हम लोग भी पागल हो रहे हैं। गर्मी में क्या जरूरी था, अगर नौकरी बहाली मिलता तो इतना करने का। जितना भी युवा है सब बेरोजगार है। एक तो शिव गुफा छोड़ा है, ये प्रशांत किशोर जी नया आया है, वो कल उनकी भी रैली है आज पटना में। रैली है, उनका रैली आज था, पंडाल उंडाल सब उड़ गया, उसका कोई था पता नहीं है ना। प्रशांत किशोर जी का बिहार के राजनीति में, हाँ 10 साल वो मेहनत करे, 10 साल के बाद वो आएंगे, अच्छा बात है, अच्छा सोच भी है उनका, हम देख रहे हैं कुछ बात सही है, लेकिन अभी 10-15 साल वो मेहनत करे, इसके बाद बिहार में कोई जगह उनको मिलेगा। कुछ बोलना भैया आपको? जी मैम, बोलिए। देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं, प्रशांत किशोरी जी आज 5 लाख का टारगेट लेकर के गांधी मैदान में उतरे हैं। आप लोगों को देना चाहते हैं, युद्ध और लड़ाई में बस यही अंतर है कि युद्ध जो होता है वो रक्तपात के साथ होता है और जो बिना रक्तपात के साथ होता है वो राजनीति होता है। आप प्रशांत किशोरी जी जो है भाड़े के सैनिक लेके आए हैं और भाड़े के सैनिक से युद्ध नहीं जीता जाता है, ये बात क्लियर करना चाहते हैं। प्रशांत किशोरी जी जो वादा करते हैं, अभी उन्होंने वादा किया था कि हम जाति जनगणना। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप कांग्रेस की बात कीजिए। जी मैम, कांग्रेस ने अभी जिस तरीके से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाला, इससे पहले कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाला और लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर एकत्रित करके जनता को ये संकल्प देने का काम किया कि इस बार इस निकम्मी सरकार को बदलना है। और इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने 60% वोट शेयर को हासिल कर दिया, बावजूद इसके हम लोग सरकार नहीं बना पाए हैं। हमें इसका अफसोस है, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी सरकार नहीं टिक सकती। गद्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो एक न एक दिन पलट ही जाती है। तो इस बार बिहार में गद्दी पलटेगी? बिल्कुल पलटेगी, बिहार में ही नहीं, बिहार में अगर जिस दिन पलट जाएगी उस दिन नीतीश कुमार को मजबूरन लोकसभा से भी भाजपा के साथ एनडीए के गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी मजबूरी बन जाएगी। और जिस तरीके से भाजपा ने रणनीति बनाई है कि किस तरीके से जेडीयू को धीरे धीरे कमजोर कर दिया जाए ताकि वो लोग दल बदल ना कर पाए। और जैसे ही बता देना चाहते हैं, अगर इस बार बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल कर करके कैसे भी कर करके अपना सत्ता में आना को कोशिश करेगी, तो वैसे उसका लोकसभा में सरकार गिरने वाला है, ये अब लिख ले लीजिए। अगर पक्का वो ईवीएम का यूज करेगा, ये 100%
क्योंकि वो ईवीएम के बिना वो सरकार कहीं नहीं बना सकता है। आप लोगों को पता ही होगा हरियाणा में किस तरीके से भाजपा ने सरकार चोरी किया, उससे पहले तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश किस तरीके से कांग्रेस ने जीता, लेकिन कितने कम मार्जिन से कांग्रेस जीती ये नहीं देख रहे हैं आप। किस तरीके से सबसे ज़्यादा लहर हमारा हरियाणा में था, उससे ज़्यादा झारखंड में लहर था। झारखंड में तो हम लोग सरकार बना चुके थे, लेकिन हम लोग अधिकतर से अधिकतर सीट लेके आए। अब आप लोगों को पता ही होगा अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन इलेक्शन हुआ, लोकसभा में किस तरीके से 30 में से 13 विधायक हमारे कांग्रेस के निकले। और अगर यदि पूरा गठबंधन की बात कर दी जाए तो हम लोगों ने लगभग 18 सीट लेके आए थे, 30 में से 18 सीट हम लोग लेके आ पाए। और भाजपा को किस तरीके से, एनडीए को किस तरीके से महाराष्ट्र में पटका, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा में हमारा वोट शेयर उतना ही रहा, लेकिन किस तरीके से उसका सीट बढ़ गया। तो आप लोग सोच सकते हैं हमारा वोट शेयर भी नहीं घटा, हमारा वोटर भी नहीं घटा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सीट क्यों घटा, आखिर इस पर चर्चा होनी चाहिए। पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के आए थे क्या? छोड़िए, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम से बीजेपी छेड़छाड़ करके चुनाव जीत रही है, तो बीजेपी का भी ये कहना है कि जिस स्टेट में आप जीतते हैं वहाँ तो ईवीएम पे इल्जाम नहीं लगाते और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम चिल्लाने लगते हैं। मैम देखिए, तेलंगाना में हमारा कांग्रेस का लहर था, कांग्रेस जान रहा था कि पूरा का पूरा क्लीन स्वीप करके कांग्रेस आने वाली थी, लेकिन भाजपा ने क्या किया, 2-4 सीट इधर उधर करके कांग्रेस का मतलब भाजपा का खाता तक नहीं खुलने वाला था। केरल में भी भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला था, कैसे खुल गया? केरल में तो उसका वोट शेयर तक नहीं है। आरएसएस बात करती है कि केरल में हमारे देश 1.5 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता है, हमारे स्वयंसेवक है, छात्र संगठन हमारे मजबूत हैं, जबकि कारण ये है कि एक भी अगर यदि आप लोग सर्वे कीजिएगा तो पता नहीं चल पाएगा कि भाजपा के लोग हैं वहाँ पे या नहीं है। भाजपा के लोग में नहीं है। तमिलनाडु में आप लोग देख लीजिए कि अन्नामलई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसके पास कितने कार्यकर्ता हैं? अगर इन सबों को मिला ले 500 से भी ज्यादा कार्यकर्ता नहीं, और लेकिन लोकसभा में उन्होंने 1 सीट निकाल पाया। क्यों निकाल पाया? क्योंकि उसके पास ईवीएम था। वो सोचता था कि कैसे करके अगर एक भी सीट निकाल लेते हैं, तो हम इस पर आरोप लगा सकते हैं कि यही हमने ईवीएम से छेड़छाड़ी नहीं किया, यानी कि हमको झारखंड में चुनाव जीता दिया लेकिन महाराष्ट्र छीन लिया। यानी कि छोटे मोटे राज्य को हम लोगों को सौंप दिया जाता है और बड़ा से बड़ा राज्य चोरी करके अपने हाथों में अधीन कर लेता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ और कार्यकर्ता हैं भैया। बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी मुद्दा है जो बिहार में आज कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, यह पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा के 27 दिन हो चुके हैं। तो नीतीश कुमार नौकरी नहीं दिया है, मैंने बता रहे नीतीश कुमार मैडम नौकरी दिए हैं, बेरोजगार लोग उधर भटक रहा है, लेकिन रुकिए, नौकरी दिए हैं। ब्लैक में झारखंड से दारू लाओ और 200 का दारू 600 में बेचो, कमाओ खाओ। नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं, आप बोल रहे हैं पलायन नौकरी। जो पेपर लीक हो जा रहा है, जो पेपर लीक है उसका क्या कहना चाहते हैं? बड़े भाई बोले मैडम पेपर लीक हुआ ना भैया, तो सबसे आगे हम गांधी मैदान में थे। आज भी पीठ पर लाल कलर का दाग है, 2 डंडा मारा है पुलिस हमको, 2 डंडा नीतीश कुमार का पुलिस मारा हमको, समझ गए? नीतीश कुमार का पुलिस। और नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप छात्र संघ से निकले हैं और मुख्यमंत्री बने या छात्र पे लाठी। बहुत बढ़िया बात है। आप कहा नीतीश कुमार का चादर ओढ़ के चल रहे हैं? बेरोजगार बहुत हो गया है, दारू बेचिए, कमाइए, खाइए 200 का दारू। कोई बुरी बात नहीं है, इनका कहना है कि नौकरी दिए हैं लेकिन गलत तरीका से दिए हैं, युवाओं को बिगाड़ करके दिए हैं। अगर जो शराबबंदी की है बिहार में, उसको प्रतिबंध अच्छी ढंग से लगाया जाता है कि जिसको बेरोजगारियों को मुद्दा नहीं लिया जाता। लेकिन हमारा सबसे बड़ी मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बहुत सारे भाई साहब ने बोले हैं कि नौकरी देते हैं सरकार, लेकिन नौकरियां ऐसे देते हैं कि 3 महीना बाद फार्म भरते हैं, उसके बाद 4 महीना बाद जो रिजल्ट आने का सुविधा होती है उसको ब्रेक कर देते हैं। और बाकी अगर बच्चे छात्र हम जैसे नौजवान अगर प्रोटेस्ट करने जाते हैं सीएम आवास पर, तो पानी का छिड़काव करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, ठीक है कुछ सरकार ने नौकरियाँ दी है, ऐसे हम नहीं कह सकते कि पूरी सरकार निकम्मा हो सकती है, लेकिन कुछ सरकार अगर नौकरियाँ दी है तो उसको क्या करती है, बहुत लंबे समय तक परेशान कर अभी बहुत सारे नौकरियाँ जो पेंडिंग में है। अभी हम मेडिकल का पढ़ाई करते हैं, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, लेकिन देखते हैं कि अभी बीएससी नर्सिंग सीएचओ का बहाली आया है, 3 महीना से बहाली आया है, उसको ब्रेक कर दिया गया। पता नहीं, हो सकता है इसका पेपर होगा कल की डेट में, इसको ब्रेक कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है मैडम कि हम लोग को नौकरी जो है, सिर्फ नौकरी पाना ही नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। इसमें जो बेरोजगारी के कारण है, जो हम जैसे युवा 35 वर्ष के हो गए हैं, वो नौकरी नहीं ले पाएंगे, तो कुछ तो फैक्ट्रियाँ चाहिए, कंपनियाँ चाहिए। जो पहले थी भी कंपनियाँ, हम लोग के डेयरी क्षेत्र में एक सीमेंट उद्योग था, वो बंद हो गया, चीनी उद्योग था, वो भी बंद हो गया, जो जूट का बोरा वगैरह बनता है वो भी बंद हो गया। तो सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग का कि जो रोजगार है सिर्फ युवाओं को नहीं, हम लोग जैसे बड़े युवाओं को भी चाहिए। तो सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी से नहीं चलेगा, फैक्ट्री जरूरी है, कंपनी जरूरी है, जिस तरह सभी बिहार के युवाओं को बाहर न जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और उनका जोश देखने में हाई है। खैर अब थोड़ी देर में ये यात्रा इस सदाकत आश्रम से रवाना हो जाएगी और मुख्यमंत्री आवास के घेराव के साथ खत्म होगी। तब तक देखते रहिए आप सलोनी चौहान को। धन्यवाद।